अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं अब्सा कोमल। आज जुमे का दिन है और आज के दिन हम हफ्ते भर की जो खबरें होते हैं उनका एक वीकली राउंड अप करते हैं और आज भी हम बात करेंगे हफ्ता भर होने वाली सारी खबरों पर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थोड़ी देर पहले आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट से हटाया जाए ताकि वो सफर कर सकें। इसके अलावा भी शहबाज शरीफ साहब की जो एक्टिविटी रही है कल, उस पर बड़ी बातें होती रही हैं। उनकी रिहाई के बाद से जो कुछ उनकी एक्टिविटी चल रही है, चीनी सफीर और बरतानवी हाई कमिश्नर से उन्होंने मुलाकातें की। और इसके अलावा एक और बात जिस पे बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाया और मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इस्लामाबाद से वो चक्कर लगा के चले गए, बाद में उनको फोन करके उनसे माजरत कर ली कि वो बहुत मसरूफ थे इसलिए नहीं मिल सके। लेकिन इस सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी की राजा परवेज अशरफ साहब की मुलाकात हो गई मौलाना फजलुर रहमान साहब से। पीडीएम की क्या सूरत हाल बन सकती है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर बुध के रोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 19 मुल्कों में जो पाकिस्तान के सफीर हैं, सुफरा हैं, उनसे एक फोरम पर वो कनेक्ट हुए, उनसे बातचीत की जो कि पब्लिक की गई, मीडिया ने भी देखी। उसके ऊपर बहुत सारे सवालात फॉरेन सर्विस के एक्स फॉरेन सर्विस ऑफिशियल्स उठा रहे हैं। इस पर एक सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है। और एक और भी खबर है जिस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, वो ये है कि वफाकी काबीना से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी हो गई है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पेश किया था। इन सारे मामलात पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, नामवर सहाफ़ी हैं, इफ्तिखार शिराजी साहब और नज़ीर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। शिराजी साहब, आपसे हम आगाज़ करते हैं जो अभी खबर आई है उस पर नज़ीर साहब की इजाज़त से। शहबाज शरीफ साहब रिहा हो गए, उससे पहले वो जो है वो चीनी और बरतानवी हाई कमिश्नर से, चीनी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात भी कर ली। तो ये क्या जाहिर करता है, एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हो रही है शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक? यकीनन डेवलपमेंट्स और अब मिल गई, सॉरी बिल्कुल ऐसे अब तो हाई कोर्ट ने उनको बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से जाने की इजाज़त भी दे दी है। तो मेरा ख्याल में बड़ी तेज़ी से बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मेरा ख्याल में पिछला को कम बेस हम कह सकते हैं कि 1 साल का अर्सा था जिसमें शहबाज शरीफ जेल में रहे और उन्होंने अपने भाई को और अपनी उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज साहिबा को, उनको अपना एक बयानिया आजमाने की एक पूरी स्पेस दी है। और उन्होंने कहा है कि वो अदरवाइज़ एक बयानिया लेके आना चाहते हैं तो लेके आएँ, उसको आजमा लें। तो मेरा ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के और मरियम साहिबा ने यहाँ रह के उस बयानिया को भरपूर तरीके से आजमाया है। लेकिन अब जो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं वो ये कि वो बयानिया कामयाब नहीं हो सका। तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा मुफाहमत पे, गुफ्तगू पे यकीन रखने वाले आदमी हैं। और जब भी नून लीग पे कोई ऐसा कड़ा वक्त आया है, हमेशा यही कहा जाता है कि नून लीग के अंदर 2 बयानी हैं, एक नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। तो मेरा ख्याल में आने वाले दिनों में अब साहब को नज़र आएगा कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया अब थोड़ा सा और विजिबल होगा और प्रोमिनेंट होगा और वो प्रिवेल करेगा। रादर वो बयानिया कि जिससे पहले हम देख रहे थे जिसमें एक तसादुम की कैफियत थी, जिसके अंदर इदारों के साथ को ब्लेम करने की एक महाज आराई के माहौल बन रहा था, वो अब डाई डाउन होता नज़र आएगा। और वो कि जिसके अंदर एंगेजमेंट है, गुफ्तगू है, पार्लिमान के अंदर आके अपना रोल प्ले करना है, तो ये चीज़ें हमें होती हुई नज़र आएंगी। और मेरा ख्याल में आज के दिन कि जब इतनी मुख्तसर समाअत के बाद हाई कोर्ट ने भी उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, एक ऐसे शख्स को कि जो एक बीमार शख्स पहले जा चुके हैं और उनके गारंटर हैं, गोया कि नवाज शरीफ साहब कि जिन्होंने एक एफिडेविट जमा कराई थी कि एक मखसूस वक्त के अंदर वतन वापस आएंगे, उनकी गारंटी इन्होंने दी थी। वो इलाज की गर्ज से गए थे, ना उन्होंने इलाज कराया ना वो वापस आए। और जिस शख्स ने ज़मानत दी थी वो उस वक्त भी साथ गया था और अब भी जा रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ना तो नया किसी को एतराज़ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल में आपको ये समझ जाना चाहिए कि बैकग्राउंड में काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब मेरे ख्याल में सिनेरियो तब्दील होने जा रहा है और ईद के बाद हमें काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को नजर आएंगी पार्लियामान के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि खान साहब के जो अपनी हुकूमत के 2.5-3 साल गुजार चुके हैं, अब उनके लिए आया ओपनर है, क्योंकि उनके लिए अब कम वक्त हो रहा है, उनके लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि मुझे लगता है कि सियासी मंजराना में तब्दील हो रहा है, तो ये सारी की सारी जो एफर्ट्स हो रही है उसी हवाले से हो रही है। लगारी साहब, क्या आपको भी सियासी मंजरनामा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? और फिर सवाल ये उठता है
कि अगर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का जो बयानिया था उससे पीछे हट रही है अब नून लीग, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया चलेगा, तो एक पूरी सियासत बनाई थी कुछ अरसे में मरियम नवाज ने उस बयानिया के ऊपर, और बड़े खुल के नाम लिए गए थे और बड़ी ओपनली वो बातें हुई थी जो पहले हमने नहीं देखा नून लीग इतनी ओपनली बातें करे। तो फिर उसका क्या बनेगा? इतना आसान होगा अपने बयानिए से पीछे हटना? नहीं, ये पहले भी हटते रहे हैं और बड़ी पेशकदमी करते हैं, फिर पसपाई करते हैं, फिर पेशकदमी करते हैं, फिर पसपाई करते हैं। इनकी पूरी तारीख है आगे बढ़ने की, पीछे हटने की, बहुत आगे चले जाने की, बहुत पीछे हट जाने की इनकी तारीख है। एक वक्त ये कहते हैं कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम इस्तीफा नहीं देंगे और हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और फिर उसके अगले ही लम्हे में जाकर वो डिक्टेशन भी लेते हैं, वो इस्तीफे भी देते हैं, वो असम्बलियां भी तोड़ते हैं, या सारा कुछ होता है, फिर उनके बाद नए इलेक्शन भी होते हैं। तो ये हो चुका है। और ये तासुर, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट ने ये तासुर कबूल किया है कि जनाब ये अलग अलग बयानिए के साथ चलने वाली शख्सियात होंगी, लेकिन इक़्तिदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मुंतकिल नहीं होगा। इक़्तिदार अब भी अगर नून लीग होती है इक़्तिदार में, चाहे चेहरा कोई भी हो, इक़्तिदार नवाज शरीफ के हाथ में होगा और इक़्तिदार मरियम नवाज के हाथ में होगा। अगर किसी को ये गुमान है कि जनाब शहबाज शरीफ अकेले भाई से हटकर किसी और तरफ जाकर या किसी और अंदाज में किसी तरीके से भी और कोई अपना बयानिया बनाकर इक़्तिदार के तमाम जो अख्तियारात हैं वो भी अपनी ज़ात में मुज्तमा कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं होने वाला है। अगर नून लीग को इक़्तिदार मिलता है तो इक़्तिदार नवाज शरीफ के पास होगा। और वैसे राह हमवार होना शुरू हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं इस सारे माहौल को बनाने के लिए, और जिसमें यह भी लग रहा है कि स्पेस दिया जा रहा है मरियम नवाज को भी, अगर वो जाना चाहें तो वो भी जा सकेंगी, उनका भी कोई मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में बहुत चीजें आगे जा चुकी हैं और पीपल्स पार्टी ऐन मौके पर बची थी जब उसने इस्तीफे देने से इनकार किया था, वरना उसको कुएं में फेंका जाता, वो किसी उसमें न रहती। तो बेहतर यह हुआ कि इस सिस्टम के साथ चल रहे हैं और नून लीग भी चल रही है, बाकी पार्टियां भी चल रही हैं। हाँ, अब देखना यह है कि क्या वाकई कुछ तब्दीली आ रही है, तो डिपेंड करता है कि वो दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ क्या रवैया अख्तियार करते हैं। अच्छा, तो शरारी साहब, नज़ीर लगारी साहब से बात की है। अब हम क्योंकि इस तरह की जब इन मामलात पे बात करते हैं तो कुछ ख्याली बात ही कर सकते हैं, और हुकूमत ज़रूर अभी भी कहती है कि हम एक पेज पर हैं, लेकिन इक़्तिदार तक अगर नौबत आती है तो वो आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नवाज शरीफ साहब के नाम पर ही रजामंदी हो, जितने सारे एतराज़ात हैं उनके और मरियम नवाज के बयानी पर। और दूसरा भी कॉमेंट आपका चाहेंगे, पीडीएम का क्या बनेगा? अब पीपल्स पार्टी से मौलाना साहब ने मुलाकात कर ली, शहबाज साहब की नहीं हो सकी, मौलाना साहब से दोबारा जुड़ के मिल के बैठ सकते हैं सारी जमातें? मेरे ख्याल में जहाँ तक पीडीएम की बात है, अफसर तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी अब पीपल्स पार्टी को सौंपी गई है कि आप मौलाना साहब को समझाएं कि वो जो बयानियाँ लेके चल रहे थे शायद वो अब नहीं चलेगा, और बेहतर ये है कि पीपल्स पार्टी एंगेज करे। और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना साहब के, किसी ज़माने में 2008 की हुकूमत में हिस्सा भी रहे हैं वो, अगरचे नून लीग की हुकूमत का भी वो हिस्सा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा उनका गहरा दोस्ताना है। तो लगता है कासिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू भी उनके साथ होगी और बात समझ जाएंगे। और जिस तरह वो पार्लिमान से बाहर मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा करना चाह रहे थे लॉन्ग मार्च और धरने के जरिए, इस्तीफों के जरिए, मेरे ख्याल में वो ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। तो अब पीडीएम को भी थोड़ा सा रिफॉर्म होना पड़ेगा और उस हवाले से मेरे ख्याल में एफर्ट्स हो रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब भी बहरहाल एक जमहूरी आदमी हैं और वो भी कोई आखिरी कार्ड नहीं खेलेंगे या इस सारे सिस्टम से आउट नहीं होना चाहेंगे, तो वो अपने ख्यालात में तब्दीली लेके आएंगे। और अब हमें को पीडीएम का एक सॉफ्ट इमेज नज़र आएगा फ्यूचर में। रह गया मामला ये कि आप कह रही हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे होंगे? हो सकता है कि वो हों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि अगरचे उनका बयानिया मुख्तलिफ अपने भाई से है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि नून में से शीन नहीं निकल आए और एक अलहदा जमात बने, ऐसा मुमकिन नहीं है। अपने भाई के साथ खड़े होंगे। तो अब भाई को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अपने आप को। मुझे लगता है कि लंदन यात्रा जो 8 हफ्तों की है शहबाज शरीफ साहब की, ये लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब को बदलने की कोशिश है। अच्छा। इससे पहले वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब भी अगर वो आना चाहते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे फ्यूचर में जब इलेक्शन होंगे, आपने देखा कि असेंबली इलेक्शन के अंदर खुशाब का हो, डस्का का हो, हमें लगता है कि नून लीग का वोट बैंक तो इंटैक्ट है। और पंजाब जिसके हाथ में होता है तो आप कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उसके हाथ में होता है। तो पंजाब की हद तक नून लीग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है।
फ्यूचर में सिनेरियो अगर कोई ऐसा बनता है कि नून लीग के पास हुकूमत जाती है, और जिस तरह लगारी साहब भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे या मरियम नवाज साहब हो सकती हैं, तो मेरा ख्याल है फिर उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। जिस इस बयानिए के साथ वो चल रहे थे, जिसमें तसादुम है, जिसमें इदारों के साथ कशीदगी का माहौल है, वो अफोर्डेबल नहीं है नून लीग के लिए भी, और ना ही शहबाज शरीफ साहब उसको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल में अगर वो आना भी चाहते हैं तो फिर आएंगे, लेकिन एक नए चेहरे के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई हिकमत अमली नई सोच के साथ। अच्छा, और ये बात भी शराई साहब बिल्कुल ये हमें नजर भी आ रही है चीज, ज़िमनी इंतखाबात में जो रिजल्ट्स आए नून लीग के लिए, उनका एतमाद बहाल होता हुआ विजिबली भी नजर आ रहा है। लगारी साहब, अब पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट में क्या होगा इस सारी चीज में, शहबाज शरीफ साहब के तनाजुर में, अगर उनके के मामलात जिस तरीके से हैं कि क्या बयानिया है उनका, उसको लेके पीपल्स पार्टी के भी फायदे में होगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बैठना, या सेपरेटली ऑपोजिशन करना ज्यादा बेहतर होगा? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बहरहाल अपने आप को पेश नज़र रखेगी। बहरहाल उसके पास बहुत ज़्यादा दूर का माजी नहीं है कि उनके 2008 से 2013 तक उनके पास इक़्तिदार रहा है वफाक का, और सूबे के अंदर उनको एक तयशुदा, यानी ये जनरल ज़िया के ज़माने में तय हो गया था कि अब पंजाब इनको नहीं देना है। 3 बार मौका मिला, मंजूर भट्टू आ गए और दीगर लोग आ गए, लेकिन पीपल्स पार्टी को पंजाब नहीं दिया गया। क्या इस्टेब्लिशमेंट अब भी इस पर कायम है और वो ये चाहती है कि सिंध की पार्टी बनाकर रखा जाए या इसको आगे आने आ जाए? ये हुआ था कि जब लाहौर से बाहर जा रहे थे तो उन्हें रोक लिया गया था बिलावल को पिछले इलेक्शन के दौरान, और हमने उस वक्त के जो सिविल एविएशन के अथॉरिटीज़ के बड़े अहम लोग थे, हमने कहा था कि जनाब आप इनको क्यों रोक रहे हैं कि वो सफ़र ना करें? तो उन्होंने कहा था कि जी हमने नहीं रोका है, ये ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि नहीं जाने देते। एक बात थी, और दूसरी बात ये है कि उनको मुल्तान से लाहौर मूव नहीं करने दिया गया था, सारी कैंपेन वो नहीं चला पाए थे बिलावल को भी। अब क्या पंजाब में उनको खुलकर काम करने का मौका मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं? ये 2 साल के अरसे में क्या नून लीग की क्या पीटीआई की हुकूमत को बरकरार रखकर नया माहौल बना जाता है, या अभी यानी बजट के बाद कोई बड़ी तब्दीली आती है पंजाब में और वफाक में, और उस तब्दीली के नतीजे में क्या क्या चीजें तय होती हैं? बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो ईद के बाद मुतवक्के हैं, जैसे शिराजी साहब कह रहे हैं, बड़ी चीजें उस वक्त सामने आएंगी। जाहिर है हमारी कयास सरायां हैं, और कयास सरायों के बाज हमें उनकी शवाहिद मिल रहे होते हैं, जो सिग्नल मिल रहे हैं, जो मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा को जो जिन जो खदशात थे और उनके बारे में जो बातें की गई थी, तो वहां उस वजह से जो है बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब मरियम नवाज को भी राजी करने की कोशिश हो रही है और शहबाज शरीफ को भी राजी करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। बिल्कुल, ये यकीनन जिस तरह लगाए कह रहे हैं कि जब एनालिसिस किया जाता है तो वो मौजूदा जो सिचुएशन होती है डॉट्स को कनेक्ट करके उन पे कयासराई ही होती है, और इसी तरीके से बात होती है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, और भी दीगर मामलात हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का सफ़ीरों से जो खिताब था उस दिन, और प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ के सऊदी अरब के दौरे के बारे में भी हम जानेंगे अपने तजियाकारों से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे, बुध के रोज से आप लोग ये तबसरे भी देखते आ रहे हैं और इस मामले पर रिपोर्ट्स भी, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 19 ममालिक में जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, उनके साथ एक उनकी बातचीत हुई एक वीडियो कॉल पे, और वो नशर भी की गई। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी सरजनिश की उनकी, और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अब उस पर बहुत तरह की राय सामने आ रही है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमने इस पर ख़ास तौर पर बात करने के लिए रब्ता किया है जहांगीर अशरफ काजी साहब से, जो कि आप साबिक सफ़ीर हैं, आप बहुत अहम फॉरेन पोस्ट पे पोजीशंस पे रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा समेत। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन जो खिताब किया एम्बेसडर से, उसमें बड़े उन्होंने सख्त अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। अब इसमें 2 तरह की राय सामने आ रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सिफारतकार हैं उनको भी जवाबदेह होना चाहिए, जो दूसरे मुल्कों में आवाम है उनके जो मुश्किलात हैं अगर वो उसको हल नहीं कर सकते। और दूसरी तरह की राय ये है, जो ख़ास तौर पर फॉरेन सर्विसेज के जो फॉर्मर हैं उनकी तरफ से सोशल मीडिया का रास्ता लिया जा रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का अंदाज ठीक नहीं था पब्लिकली इस तरीके से बात करना। आप क्या समझते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और रमजान करीम सबको। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज करना चाहूँगा कि
पाकिस्तान फॉरेन सर्विस जो है और मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, ये पाकिस्तानी हुकूमत के अहम तरीन इदारों में से है। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं आम तौर पर दुनिया में उनकी बहुत कदर होती है। उनकी काबिलियत, वो जिस तरह से वो सर्विस में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम, और इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं न कहीं किसी खास मिशन में वक्तन फवक्तन इस किस्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो होते हैं। और जहां पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं उनके कौंसलर डिमांड्स होते हैं, रिसोर्सेज की कुछ कमी होती है, और कभी कभार कुछ अफसर जो है उनमें भी यानी कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड पे पूरी तरह से उतरते नहीं है। लेकिन तमाम पाकिस्तान फॉरेन सर्विस की जगहसाई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से करना ये बहुत ही अफसोस की बात है, बल्कि मैं अर्ज करूंगा ये काबिल मजम्मत बात है। और ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं हो रही है और आवाम की खिदमत नहीं हो रही है कि आपका इस कदर अहम इदारा की तस्दीक करना दुनिया के सामने। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये किसी ने बहुत ही गलत मशवरा पेश किया होगा प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था और इसका कोई जवाब नहीं बनता। काजी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो शिकवे थे, खास तौर पे एक उन्होंने ट्रेड जनरेशन के हवाले से कहा कि आप लोग क्यों नहीं किरदार अदा करते, और फिर उन्होंने ये भी उनको कह दिया कि अभी भी बहुत पुराने कॉलोनियल अंदाज से आप लोग अभी तक चला रहे हैं, जिद्दत नहीं लेके आ रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स होते हैं और होते होंगे, और हमें यानी कि अखबारों को पढ़ के ये अंदाजा लग रहा है कि शायद एक तो हमारे मिशन हैं गल्फ में जहाँ ये कुछ इस किस्म के कंप्लेंट्स आए हैं, तो उसकी तफ्तीश तो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर किसी अफसर ने या किसी सफीर ने या किसी काउंसलर को, और वहाँ तो हर मिनिस्ट्री के लोग होते हैं हमारे मिशन में, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर के तो नहीं होता, खासतौर काउंसलर और दूसरी जगहों में और मिनिस्ट्री के भी लोग वहाँ होते हैं। और जिस तरह हमारे साबिक फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास जिलानी साहब ने सही फरमाया कि पाकिस्तान जब एप्लीकेशंस आते हैं और वो मौजू के मुताबिक उनकी खास जो वजारतें हैं पाकिस्तान में उसको रिफर करने की जरूरत होती है, वहां से डिलेज होते हैं और वो फिर मेंबेसी का कसूर नहीं है। लेकिन ये भी जरूर है वक्तन फवक्तन हमारे अपने मिशन में कोताहियां हैं और कुछ अफसर्स में ये नालायकियां होंगी, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन तमाम इदारे को इस तरह यानी कि मुल्क के सामने, दुनिया के सामने उनकी इस कदर सरजनिश करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि ताकत का मिसयूज है कि आप, और ये माजी में भी हमने देखे हैं, कुछ हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बरस पड़ते हैं लोगों पर क्योंकि उनकी ताकत होती है, वो बेचारे कर कुछ नहीं सकते हैं, तो उसका एक नाजायज फायदा उठाना ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। इससे कोई अच्छा इंप्रेशन पैदा नहीं होता है। ठीक है जी, इस तरह पब्लिकली आप समझते हैं कि उनको नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ काजी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में इसके लिए वक्त निकाला। लगारी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप हुकूमत, बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सचेंज हुआ ट्विटर पैगामात का। तहमीना जंजुआ साहिबा ने पॉइंट आउट किया जब इन सारी बातों को, और भी लोग आए हैं मैदान में वो भी कर रहे हैं, तो शेरी मजारी साहब ने उसका जवाब दिया, साहिबा ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो वर्कर्स हैं खासतौर पर गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरब में, यूएई में, उनके बहुत सारे खदशात सिटीजन पोर्टल के ऊपर भी बहुत आ रहे थे सामने, लेकिन एम्बेसीज का जो स्टाफ है वो काफ़ी अरसे से उनको इग्नोर करता आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, हुकूमत कहती है कि मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सिफारतकार है या कौन किस अहम पोजीशन के ऊपर है। ये तरीका अगर उन्होंने मुनासिब समझा है तो जाहिर है जो भी कहें, तहमीना जंजुआ साहिबा को जो जवाब दिया शेरी मजारी साहिबा ने, वो तकरीबन वही जवाब है जो सियालकोट में एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर के साथ डॉक्टर फिरदौस आशे कवान ने किया। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी सर्विस, सिविल सर्विस के या फॉरेन सर्विस के या किसी और महकमे के आदमी को कैमरों के सामने बिठा कर, जब आपका दुनिया भर देख रही है, आपका लाइव चल रहा है, दुनिया भर में वो चैनल देखे जा रहे हैं और आप क्लास ले रहे हैं, और इतने सीनियर डिप्लोमेट्स के साथ ये तरीके ऐसे होते नहीं हैं। आपको बुलाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है। हो सकती हैं शिकायतें, हो सकता है जायज़ भी हों, लेकिन ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप लोगों को इस तरह से बुलाकर हक़ाइक़ जाने बगैर या
या उनकी तमाम चीजों को जानते भी हो, तब भी आपको कार्रवाई करनी है ना, आपको किसी के खिलाफ। ये सारे 19 आपने एम्बेसडर्स बुलाए थे या डिप्लोमेट्स बुलाए थे, डिप्लोमेट्स को घर भेज दें, आप कार्रवाई करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप उठाकर कैमरे के सामने उनको डांटना शुरू कर दें और उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाना शुरू कर दें, उन्हें उनकी तौहीन करना शुरू कर दें, उनकी तजलील करना शुरू कर दें, उनकी बेतौकीरी करना शुरू कर दें। ये तो कोई तरीका ही कार नहीं है ना। किसी भी कौन है मतलब किस तरह के रूलर इस तरह से करते रहे हैं या कर रहे हैं या करते हैं, ऐसा तो हमने नहीं देखा है दुनिया में कहीं भी। मेरा नहीं ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे लोगों को बुलाकर, डिप्लोमेट्स को बुलाकर इस तरह से भाषण दिए हों। ये तरीका नहीं है। अब वजीर आजम को कम से कम इतना डिकोरम तो पता होना चाहिए कि फॉरेन ऑफिस के आदमियों के साथ एड्रेस कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप जंगल से लोगों को पकड़कर, जंगल से भी लोग आ सकते हैं, मैं जंगल से आकर बैठा हूँ तो क्या मतलब है कि मेरी बेइज्जती की जाए? नहीं होता है। और वो सीनियर डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं, उनके साथ बेतौकीरी की गई। आपको शिकायत होगी, आप कार्रवाई कर सकते हैं ना। ये क्या बात हुई कि आप लोगों के सामने ये तासुर दें कि जी मैं बड़ा बोलने वाला हूं, मैं जिसका मुंह पर कह देता हूं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। नहीं जी, ये शिराजी साहब की तरफ लेके जाते हैं लगाई साहब, लेकिन एक कहीं ये पैगाम भी हो सकता है कि बहुत अरसे से अप्रोच करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा हो कि पब्लिकली ये बात कही जाए। तो लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी आता है शिराजी साहब, भारत के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मुवाजना कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इंडिया में भी हेडलाइंस बनी इसकी कि पाकिस्तानी सफारतकार काम ठीक नहीं कर रहे, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके उनकी सरजनिश की पब्लिकली। तो ये सारी बातें अगर कैमरास पे हो रही हैं तो पीछे क्या पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं होती होगी जो ये सारी बातें इस तरह कम्युनिकेट करनी पड़ी? माजी तो हमें यही बताता है कि कोई हमारी कोई इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होती, बल्कि डिस्कनेक्ट है। और उसकी वजह यही है कि हम एक मुसलसल नाकामी का शिकार हो रहे हैं। मेरा ख्याल में इस पे ज़रूर एक इत्तेफाक होना चाहिए, अफसा के हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। जो टैक्स पेयर्स मनी से तनख्वाह लेता है वो इस मुल्क के लिए उसको ज़रूर जवाबदेह होना चाहिए। वो पार्लियामेंटेरियन हो, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, वो फॉरेन सर्विस के लोग हों या किसी और महकमे के हों। लेकिन मेरा ख़्याल में तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आपने देखा है कि जब इमरान खान साहब 2018 में इक़्तिदार में आए हैं, उसके बाद उन्होंने पहला काम क्या किया, यही कि FBI को उन्होंने ब्लेम किया कि बड़ा निकम्मा इदारा है, हम इसको बंद कर देंगे, हम नया इदारा खोलेंगे। ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कहा कि जो वो लोग जो काम नहीं करना चाहते वो घर चले जाएँ, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के साथ भी उन्होंने यही काम किया। तो मेरा ख्याल में आप पब्लिकली लोगों को इस तरह ब्लेम करेंगे तो उससे होगा क्या? मुझे अगर आप इजाजत दें शाहिद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है मुख्तसर, और यहीं से जो बात आप कर रहे हैं हम यहीं से ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हम ब्रेक से पहले शिराजी साहब से बात कर रहे थे, हम चाहेंगे आप वहीं उसी को कंटिन्यू करें। एक तो ये बात हो रही थी कि ये जो अंदाज़ है बयानात का हुकूमत के हमें मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरीके का नज़र आता है। ऑप्टिक्स भी कहा जा सकता है शिराजी साहब क्या इसको। और दूसरा एक कुछ लोग मवाजना कर रहे हैं कि वो एक तो गुलाम सरवर खान साहब ने आके जो PIA के बारे में बयान दे दिया था, उसको पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वो खिफत का सामना करना पड़ा। वो तशबीह दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस गुफ्तगू की उससे। ऑप्टिक्स का तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई अच्छा ऑप्टिक्ट है, इसको बेहतर तौर पे नहीं जाना जा सकता। मेरा ख्याल में इस तरह के कोई नहीं अपनाने चाहिए, इससे नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है पॉजिटिव होने के बजाय। साथ में ये है कि माजी में जो कुछ भी हो गया अब ये है कि स्ट्रेटजीज रियासत ने बनानी होती है, टारगेट्स आपने सेट करने हैं। अगर हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, अगर कम्युनिटी के इशूज़ वहाँ पर एड्रेस नहीं हो रहे, तो भाई मेरे आपने टास्क फोर्स बनाई हुई है, खान साहब, इशरत हुसैन साहब उसके सरबराह हैं, डे फर्स्ट से आपके साथ बैठे हैं, जिन्होंने सिविल सर्विस के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स आपको करके दिए हैं, फॉरेन सर्विस के हवाले से भी बना दीजिएगा। और आप कहें कि हमने एक फार्मूला बना दिया है, ये हमने परफॉर्मेंस की शीट बना दी है, उसके अकॉर्डिंगली लोग परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। हालत ये है कि यहाँ पे 6-6, 8-8 साल तक लोग एक जगह पे सफारतकार के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर साथ में आपने इन पोस्टों को भी पॉलिटिकल पोस्ट बना दी है। कभी आप सियासतदानों को कहीं सफ़ीर लगा देते हैं, कभी आप साबिक जर्नैलों को लगा देते हैं। तो खुदा का वास्ता आपको भी चाहिए कि रियासत रिस्पॉन्सिबल वे में डिप्लोमेटिक कोर एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट, जिस तरह अशरफ जहांगीर काजी साहब कह रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है इस हुकूमत का, वहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग होती है, सफारतकारी कैसी होती है, सफारतकार ही बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो मेरा ख्याल में आप चीज़ों को मरबूत में आके लेके चलें, लोगों को अकाउंटेबल करें, बहुत अच्छी बात है, लोगों को इस तरह फंड नहीं करना चाहिए। बट अगर आप इस तरह बैठ के एक सरमन जारी करके लोगों को फायदा ठीक हो जाए, ऑप्टिक्स वाइज भी आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं, और रिफॉर्म्स फॉरेन सर्विसेज में आप समझते हैं उसको करें। और इस तरह लगारी साहब कह रहे थे कि जो नहीं सही काम कर रहा है उसको हटा दें ओहदे से। लगारी साहब, आखिरी कमेंट आपका हम चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब आज पहुंच जाएंगे सऊदी अरब अपने सरकारी दौरे पे, और आर्मी चीफ पहले से वहां पे मौजूद हैं। ये जो हमारे सिविल और अस्करी क़यादत का वहां पे मौजूद होना इस दौरे की आपकी नज़र में क्या अहमियत है?
बहरहाल सऊदी अरब हमारा एक बिरादर मुल्क है, एक मुसलमानों का, हमारे तमाम मुसलमानों का वहाँ पर जो सबसे मुक़द्दस तरीन हरमैन शरीफैन हैं वो हैं, उनकी वजह से भी उनकी एक अहमियत है। फिर वहाँ पर OIC का हेड ऑफिस है, वहाँ पर OIC के सेक्रेटरी जनरल भी होते हैं, तो इस वजह से वो कुछ हो सकता है। लेकिन बात ये है कि मिडिल ईस्ट एक क्राइसिस से गुजर रहा है, हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए। बहुत से प्रॉब्लम वहाँ पैदा हो चुके हैं, किस तरह इराक में हुआ, किस तरह शाम में हुआ। हम इराक की जो पहली बात थी 1991 की, को आज से 30 साल पहले हम वहाँ गए थे। हमारे आर्मी चीफ जनरल असलम बेग यहाँ पर ये कह रहे थे कि जनाब हम इराक के साथ जुल्म हो रहा है, हम इराक के साथ हैं। हम वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ जिस शाही महल में थे वहाँ पर हमारे आर्मी चीफ मौजूद थे। हम बादशाह से मिलने गए शाह फहद के साथ, तो अगरचे हमें नहीं मालूम है लेकिन ज़ाहिर आर्मी चीफ हैं वो मिले होंगे। तो क्या हमारी पॉलिसी क्या होती है, हमारा सामने क्या होता है, हमारा पस मंज़र में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब में हमारा एक बड़ा बेस ये है कि रेमिटेंसेस हमें आते हैं। दूसरा बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से, ये कोविड का ज़माना है, लोग बड़ी तादाद में जाते हैं सऊदी अरब, फिर जॉब्स वहाँ पर ज़्यादा लोग कर रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं, और हमें एक बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है, तो हमें उनके साथ वैसे भी अपने ताल्लुकात बेहतर रखना है। कता कलामी की आपसे माज़रत, प्राइम मिनिस्टर साहब ये दीगर मामलात के साथ साथ जो ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बात भी वहाँ पे करेंगे। नज़ीर लगाई साहब और इफ्तिखार शाही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आखिर में नाज़रीन आपके लिए पैगाम ये कि अब मुकम्मल मुल्क में लॉकडाउन लग रहा है, उस पर एहतियात करें, उसका ख्याल करें, इंतजामिया के साथ ताउन करें। हमारी आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।